आइए आज हम चेंजेज इन कल्चरल एनवायरनमेंट इन हरियाणा अर्थात हरियाणा के सांस्कृतिक पर्यावरण में परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। इसमें पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पर्यावरण क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि हमारे जीवों के चारों ओर फैले प्रभावकारी जैविक व अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। किसी जीव प्रजाति अथवा जाति के उद्भव, विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितियों, एजेंसियों और प्रभावों के योग को पर्यावरण कहते हैं। अब कुल मिलाकर के हमने देखा था कि पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण। हमने भौतिक पर्यावरण के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम करेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण मैन मेड एनवायरनमेंट यानी मानव अपने आप ही अपने पर्यावरण का डिस्ट्रॉयर भी है और क्रिएटर भी है, यानी खुद अपने एनवायरनमेंट को बना भी सकता है बढ़िया और अपने एनवायरनमेंट को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए मनुष्य जो है एक सेंट्रल पॉइंट है। इस तरह से मानव का बहुत बड़ा रोल है हमारे जो एनवायरनमेंट को बनाने में। अब हम देखते हैं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। हरियाणा पंजाब से 1966 में 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ, और 1966 अलग होते वक्त हम किस स्थितियों के अंदर थे, हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा था, और आज हमारा जो है 2025 के अंदर हमारा कितना बदलाव उसमें आया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि आज हम देखेंगे कि सांस्कृतिक पर्यावरण के मुख्य मुख्य तत्वों पर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरह से हमारा जो पुराना और नया पर्यावरण था। आज हम देखेंगे सबसे पहले सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। इसमें हम करेंगे सामाजिक संगठन में परिवर्तन। हमारा 1966 के अंदर जो सामाजिक संगठन था वो कैसा था, हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारी परिवार प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ थी। यानी कि परिवार के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहता था। एकल परिवार बहुत कम होते थे गांव के अंदर तो खास करके, और कुल मिलाकर के गांव के अंदर ही लगभग 80% लोग गांव में ही रहते। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 80% लोग गांव में रहते थे और शहरों में बहुत कम लोग रहते थे। तो हमारी परिवार की प्रणाली संयुक्त प्रणाली थी, जिसमें आपस में भाई बहनें इकट्ठे जो है एक ही परिवार में रहते, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ जो है कार्य करते थे, एक साथ बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, और एक दूसरे का आपस के अंदर किसी के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया अच्छे रिलेशन थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, और बहनों का और भाइयों का बहुत बढ़िया प्यार था। पिता का और जो है दादा का और इस तरह का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा था। एक जैसे हिरार्की बनी हुई थी कि बड़े का आदर करना है, उससे छोटा है फिर उससे छोटा है, वो सभी एक दूसरे का आदर करेंगे, और देखते देखते वो उसके संस्कार में ही समाहित हो जाते थे। अब हम देखते हैं कि उस वक्त जो है हमारे घर ज्यादातर जो है कच्चे होते थे, लेकिन आज हम देखते हैं दोनों के अंदर संगठन बहुत विचार। पहले हम पुराने विचारों की बात कर लेते हैं। विवाह प्रथाएं भी बहुत अच्छी होती थी। गांव के अंदर शादियां होती थी, कम पैसे में होती थी, 3-3 दिन तक बारात जो है जाती थी, और वहां बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट होता था बारात का, खाने पीने का अच्छा प्रबंध होता था, एक दूसरे का बहुत ही स्वागत किया जाता था। गांव के लोग शादी के विवाह के समय जो बारात आती थी उसके लिए चारपाई इकट्ठा करते थे, और एक धर्मशाला वगैरह होती थी, उसमें उनकी सारी मदद करते थे, और जब जो ही बारात चले जाते अपने अपने खुद व्यक्ति उनको चारपाइयों को उठा ले जाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जो भी दूध है, पानी है या कोई प्रकार की सुविधा होती थी, आपस में मिल बांट करके मदद करते थे, और यहां तक भी जो रसोई वगैरह होती थी वो गांव के बैठ करके उसकी मदद करते थे, बनवाते थे। इस तरह की हमारी सिस्टम था, और हमारा उस वक्त विवाह प्रथा बहुत ही अच्छी थी, और छोटी उम्र में ही शादियां कर देती थी। ये थोड़ा सा चेंजेस आया है कि लगभग जो है 8वीं 9वीं के पास लगभग हमारा 16-17 साल हो जाती थी। 16 से पहले भी कर देते थे, तो अर्ली मैरिज कर देते। उसके भी कई कारण है, उस शिक्षा के कारण से था। लेकिन अब दोनों में हम अंतर देखते हैं तो दिन रात का अंतर आ गया है। हमारे पहले घर कच्चे होते थे, लेकिन आज पक्के हैं, बढ़िया मकान है, बढ़िया कोठियां बनाई गई हैं। लगभग इंडिया के अंदर ही हम देखते हैं, पहले पूरे गांव के अंदर 1-2 घरों को छोड़ करके और सारे कच्चे होते थे, उसी में ही लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन आज हमारे मकान पक्के हैं, और हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बजाय एकल परिवार हो गया। कोई आपस में मिलजुल करके रहने के लिए कोई खुश नहीं है। जो ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अपने शादी होते ही सीधे
चले जाती है। यहाँ तक कि शादियों के लिए भी पहले पेरेंट्स खुद डिसाइड करते थे कि उसको जो है किस तरह शादी के लिए, लड़का या लड़की हो, उसके लिए अरेंज मैरिज करते थे। लेकिन आज लड़कियां या लड़के अपना डिसीजन खुद लेते हैं और पेरेंट्स से पूछते तक भी नहीं है, जबकि पूरा खर्चा माँ बाप करता है, पूरा उसको करता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ी होगी तो कम से कम मुझे पूछेंगे। लेकिन लड़कियां तो यहाँ तक हालात हो गई हैं कि लड़कियां तो खुद 18 साल होते ही डिसाइड कर लेती हैं कि मुझे कहाँ जाना है, और कई बार तो ये होता है स्कूल कॉलेज से बाहर हो जाती हैं। ये हालात हो गए, हमारा संस्कार है बहुत धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं और रोज हम देखते हैं कोई ना कोई घटनाएं होती है। कारण क्या है? वो पेरेंट्स की सलाह नहीं लेते हैं, उससे लव मैरिजेज वगैरह की प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ डाइवोर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा समय के अनुसार बहुत तेजी से हमारा जो सामाजिक संगठन है वो बिगड़ता जा रहा है और विवाह प्रणाली है वो भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं। दूसरा है हमारे जैविक आवश्यकताएं। हमारी पहले होते थे भोजन, हमारा भोजन में रोटी जो खाते थे बाजरे की होती थी, चने की होती थी, गेहूं बहुत कम होता था इस तरह से, और उसमें दूध दही घी का ज्यादा प्रचलन होता था। और लोग जो है वस्त्र वगैरह होते थे तो धोती कुर्ता ये होते थे, स्टूडेंट्स होते थे पजामा होता था और शर्ट होती थी, लेडीज होती थी लहंगा चुन्नी पहनती थी। आज इसमें दिन रात का हमारा अंतर आ गया है। पहले खान पान में कचरी का साग, टीटों का साग, इस तरह के प्राकृतिक रूप से जो चीजें थी उनको सब्जी कहते थे। आज हम जो आज देखते हैं नए जनरेशन में 2025 में देखते हैं तो हम जो है ये जो सब्जियां भी नहीं होती उसका नाम अलग अलग होता है, उसको कहते हैं हम जो है दूध से बनी हुई पनीर, जो पनीर हो पनीर की सब्जी बोलते हैं, जबकि पनीर तो आपने दूध से फाट कर बनाया होता है, लेकिन सब्जी तो होती है हरी होती है। तो आज हम जो चीजें अच्छी नहीं है उनको भी हम उसको सब्जी में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं नए नए खाने के जो सिस्टम है वो बदल गए हैं। दूध घी की बजाय आज हम पिज्जा बर्गर या जो ऐसी चीजें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां बनती हैं, उनको हम अडॉप्ट करें। यही कारण है कि समाज के अंदर हमारा जो स्वास्थ्य है बच्चों का वो बिगड़ता जा रहा है। क्यों? वो पुराने सिस्टम को नहीं अपनाते, दूध घी वगैरह का अडॉप्शन नहीं करते। और यहां तक कि पहले हमारे भोजन के अलावा वस्त्र होते थे, सूती वस्त्र ज्यादा पहनते थे क्योंकि उस वक्त पैसा कम था, इसलिए सूती वस्त्र सस्ते मिलते थे। आज हमारे पास पैसा ज्यादा है तो आज हम सूती वस्त्र पहनते, जिसके पास पैसा ज्यादा है, और कम पैसा है तो वो सूती वस्त्र के बजाय टेरिकोट वगैरह का इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं पहले पीने के लिए गांव के अंदर कुआं होता था, रस्सी से खींचते थे कुएं को, पानी को, और पानी भर करके और हम जो है अपना प्यास मिटाते थे, या जोड़ों से या टैंकों में होते थे। आजकल हमारे पास ये सुविधाएं बढ़ी हैं, निश्चित रूप से बढ़ी हैं। आज हम ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के अंदर वाटर सप्लाई है, पाइपलाइन से घर घर में जो है सुविधाएं मिलने लगी है। निश्चित रूप से जो आवश्यकताएं हैं उसमें सुधार आया है। इसी प्रकार से निवास और बस्तियां हैं। पहले मैंने बताया है बस्तियां हमारी कच्चियां होती थी गांव के अंदर, और रास्ते भी कच्चे होते थे, और बाढ़ वगैरह आती थी तो यूं ही बाढ़ के अंदर जो है मक्खी मच्छर फैलते रहते। आज हम इसमें सुधार काफी किया है। आज हम देखते हैं हमारे मकान पक्के हैं, अर्बन। अब पहले जहां गांवों में लोग रहते थे ज्यादा, अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया है, अब शहरों के अंदर लोग जाने लगे। उसका कारण भी है। उसका कारण क्या है? गांव के अंदर अगर खेती सारे व्यक्ति करेंगे तो खेती की जमीन कम रह गई है, और उसमें जितना मेहनत करते हैं उसके अंदर अनुसार पैदावार उतनी नहीं होती है, और जनसंख्या ज्यादा हो गई तो टुकड़े टुकड़ों में जो हमारी जमीन बट गई है। अगर हम उसी में निर्भर रहेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी ज्यादा होगी, और इसलिए लोग पढ़ लिख करके अब अच्छे अच्छे फैक्ट्रीज वगैरह कंपनी में जाते हैं, या गवर्नमेंट जो जॉब अडॉप्ट करते हैं, या विदेशों में जाने लगे हैं। वो शिक्षा के कारण से ऐसा संभव हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारी आर्थिक व्यवसाय कैसे थे। हमारा आर्थिक व्यवस्था उस वक्त खेती और पशुपालन ही ज्यादा था, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, तकनीकी विकास नहीं था। इसलिए लोग अपने खेतों से ही पैदावार लेते थे, और उसे ब्याह शादी होता था, उसी में जो आमदनी आती थी उसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते थे, और उसके कारण से हमारा काफी देश पिछड़ापन था। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस था उस वक्त। ये अलग बात है कि वो रहने के लिए अच्छी तरह से रहते थे, खान पान वगैरह ठीक होता था, लेकिन जो प्रोस्पेरिटी थी आर्थिक व्यवसाय की वो इतनी ज्यादा नहीं थी, पैसे की बहुत ही अभाव था। और यहां तक कि बच्चों की फीस भरने के लिए भी पेरेंट्स के पास पैसे
बहुत नॉर्मल व्यक्ति होते थे, हर एक के पास फीस भरने के लिए पैसे, जो सरकारी के बहुत पैसे कम होते थे वो भी नहीं होते थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं खेती बाड़ी और पशुपालन करते। आज हम जो है रोजगार, लगभग हर घर के अंदर रोजगार की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या अन्य जॉब में प्राप्त करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में हो। लोगों के अंदर बहुतायत है जॉब्स की, जो कि शिक्षा के साथ साथ हमारे जो जॉब्स हैं बड़े हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं नौकरी व्यवसाय में पहले, उस वक्त देश हरियाणा आजाद हुआ, आजाद नहीं, हरियाणा जब बना तो उस वक्त सिर्फ जो शिक्षा की तो बहुत कमी थी। स्कूल, प्राइमरी स्कूल होते थे और हाई स्कूल तो कई कई दूर दूर तक हाई स्कूल होते, जिसमें लगभग लगभग कई गांवों के लोग जाकर के पैदल पैदल बच्चे जाते थे और लगभग 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तय करके हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करते थे। हमने खुद किया है, 3-3, 4-4 किलोमीटर हम जाते थे पैदल प्राइमरी स्कूल के बाद में, और वहां जो है वहां कई गांव के लोग बच्चे इकट्ठे होते थे, उसकी फ्रेंडशिप आज भी हमारी बनी हुई है। लेकिन आज जो है घरों के अंदर घर से ही बसें आती हैं, स्कूल से घरों तक बस पहुंच जाती है, और अब बसों की सुविधाएं ज्यादा हो गई। पहले पैदल चलते थे, पहले सुविधाएं नहीं थी। पहले फौज, पुलिस और टीचर, तीन व्यवसाय ही होते थे। क्यों? शिक्षा का बहुत अभाव था। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों के जमाने के अंदर जो शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था, स्कूल लेवल तक ज्यादातर पढ़ते थे और खेती में लग जाते थे। बहुत ही कम व्यक्ति थे, जो 5 या 7% व्यक्ति जो हायर एजुकेशन में जाते थे और उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, बाकी अपना यही कार्य करते थे। इस प्रकार से नौकरी वगैरह में आज बहुत ज्यादा परिवर्तन है। आज हम जो है, जहां पहले आईएएस को ये सोचते थे कि बहुत बड़ी पोस्ट तो है आज भी बड़ी, लेकिन पूरे हरियाणा में अगर कोई भी व्यक्ति कहता है आईएएस बनेगा तो हमें खुशी होती, हमारा हरियाणा का कोई व्यक्ति बना। आज हरियाणा नहीं है, सभी क्षेत्रों से आईएएस के लिए काफी लोग, बच्चे निकलते हैं। यानी कि हम देखते हैं दक्षिणी हरियाणा से ही हर साल लगभग 5-4 बच्चे आईएएस में निकलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की बहुतायत हो गई है, प्रोफेसर्स हैं, अपने ही खुद पढ़ करके, पहले ये शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा था, एचसीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हर क्षेत्र के अंदर हमारे लोग जो आगे बढ़ने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? शिक्षा का विस्तार। और अभी देखते हैं हम, अब शिक्षा के स्तर की बात करेंगे तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं, पहले स्कूल लेवल पर था, कॉलेज लेवल पर बहुत कम बच्चे जाते, और कॉलेज में चले भी गए तो उसके बाद में व्यवसाय कुछ भी नहीं था। आपने बीए भी कर लिया और एमए भी कर लिया, एमएससी कर लिया, उसके बाद में आगे क्या है? आगे या तो स्कूल कॉलेज खुले तो आप प्रोफेसर बनेंगे, अन्यथा इससे बढ़िया तो आईआईटी या आईटीआई वाले बच्चे भी एडजस्ट हो जाते थे, या स्कूल टीचर जो छोटे होते थे, 10वीं का कोर्स कर लिया, जेबीटी टीचर का कर लिया, ड्राइंग टीचर का, वो लग जाते थे। बाकी हायर एजुकेशन में बहुत रेयर चांसेस होते थे। और हायर एजुकेशन की हालत तो ये थी, हमारा 1945 के अंदर अहिर कॉलेज देखिए आप, दक्षिणी हरियाणा के अंदर अकेला कॉलेज था अहिर कॉलेज। आप लगाइए इसकी शिक्षा का कैसे जागरूकता डेवलप होगी। और 1955 के अंदर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल था, बीच में तो कोई था ही नहीं। तो ये हमने देखा है कि ये, और इसके साथ साथ कोर्सेज ऐसे नहीं जो जॉब ओरिएंटेड हो, पहले ऐसे नहीं थे। एमए कर लिया, बीए कर लिया तो मिलेगी क्या? आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको क्लरिकल जॉब ही मिलेगी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया, तो या तो ग्रेजुएशन लेवल का कोई होगा तो क्लरिकल जॉब ही होती थी, या डॉक्टर वगैरह कुछ था ही नहीं, फार्मासिस्ट कोई होगा तो कोई कंपाउंडर बन गया, और बस वो दूर दूर तक का हालात ये थी, बहुत बुरी हालत थी। तो अब ज्यादा कोर्सेज हैं, अब आप मन चाहे कोर्सेज ले सकते हैं, और कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हैं, चाहे वो आप डॉक्टर का हो, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, या आईएएस की तैयारी बढ़िया कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो है आप आगे डेवलपमेंट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जहां पहले हरियाणा के अंदर जो बना, तो सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी अकेली, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं थी। उसके बाद में आज हम देखते हैं बहुत यूनिवर्सिटीज खुल गई है, लगभग 21-22 यूनिवर्सिटी तो हमारी हरियाणा की गवर्नमेंट की है। इसके अलावा लगभग 21-22 ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हमारे स्कूल और कॉलेज की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी है, और इस तरह से हमारा जो स्प्रेड है, एजुकेशन का जो फैलाव है, वो ज्यादा बड़ा है। तो ये निश्चित रूप से हमारे पास जो है काफी डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा का काफी डेवलपमेंट हुआ है। तकनीकी हमारा जो टेक्निकल पैटर्न देखते हैं तो तकनीक रूप से भी काफी हम सुदृढ़ हुए हैं हरियाणा के अंदर। हम देखते हैं परिवहन के साधनों में पहले 1966 जो हरियाणा बना तो कई सालों तक तो ये हालात ये था, लोग पैदल पैदल जाते थे, और हम भी पैदल पैदल कवर करते थे। कहीं भी जाना हो, हमारे मामा के पास जाना हो, नाना के पास जाना, तो अगर मान लो 10-15 किलोमीटर दूर भी है तो पैदल पैदल लोग अक्सर जाते थे। कोई ज्यादा टीचर भी 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक भी पैदल पढ़ाने के लिए जाते थे, पढ़ाने के लिए, और अपने घर वापस आते थे। तो परिवहन के साधनों में
साइकिल होती थी और रोड होते नहीं थे, तो इस प्रकार से परिवहन के साधन के अंदर सड़कें कच्ची होती थी और बालू के टीले होते थे, तो ये बहुत भारी समस्याएं थी। परिवहन के साधन के बाद में आज हम देखते हैं प्रत्येक गांव जो है सड़कों से जुड़ गया है और शहरों से जुड़ गया है, इसलिए इसका डेवलपमेंट भी तेजी से हुआ है। कोई भी किसान अपनी खेती करता है तो अपने सामान को मार्केट तक पहुंचा देता है, अपने सामान को मंगाना चाहता है गांव तक तो आसानी आ जाता है। साइकिल का तो अब प्रचलन छूट गया है, अब मोटरसाइकिल का भी लगभग धीरे धीरे बहुत ज्यादा नहीं है, अब कारों का प्रचलन आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से हमारे पास ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी बढ़ी। इसके साथ साथ हम देखते हैं जहां सिर्फ एक पट्टी होती थी बस बस में आने के लिए, नारनौल का और रेवाड़ी का हम देखते हैं तो एक पतली सी पट्टी होती थी जिसमें जो है बसें आती थी और उसी में से बचाव करते। आज हमारे पास हाईवेज हो गए, नेशनल हाईवेज हो गए, चौड़े चौड़े बसें हो गई, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का रास्ता हो गया है। तो ये निश्चित रूप से इसमें डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है और इसी के कारण से हमारे देश के अंदर हमारा जो हरियाणा है उसमें दक्षिणी हरियाणा के अंदर पर्टिकुलरली अभी से लगभग 8-10 साल से ये डेवलपमेंट देखा नहीं, पहले ये ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे रोड्स हो गए हैं, चंडीगढ़ से नारनौल से चंडीगढ़ तक भी हमने जो है 152D जो जोड़ दिया है, जहां पहले हम 8-8, 9-9 घंटे पहुंचते चंडीगढ़ में, आज हम 4-5 घंटे के अंदर भी इजीली पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे हरियाणा है उसमें काफी उन्नति रोड्स के बारे में भी हुई है। और साधन जहां पर पहले साइकिल होता था, मोटरसाइकिल होते थे, आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के कार हैं, बसेज हैं, वोल्वो हैं या ट्रेन हैं, या काफी सुविधाएं हमारे पास अब हो गई हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं संचार के साधन। संचार के साधन का मतलब कम्युनिकेशन हम कैसे करते थे 1966 के अंदर तक, काफी 66 नहीं 80-85 तक भी चिट्ठियों से पत्राचार होता था। फौजी कोई होता था तो वो अपने घर में जो चिट्ठी भेजता था, उसके बदले में उसको आंसर मिलता था, भाई कैसे हालात हैं कैसे नहीं है। चिट्ठियों में 1-1 महीना लग जाता था, हम वेट करते थे। आज ऐसा नहीं, आज हमारे पास देखते हैं और वायरात, पहले तार होते थे, चिट्ठी और तार। तार का मतलब ये माना जाता है, वैसे तार तो फास्ट स्पीड के लिए होते थे कि भी किसी का प्रमोशन हो जाए तो, लेकिन मैक्सिमम ये मानते थे तार आने का मतलब जो है बगैर पूछे, शिक्षा लोग अनपढ़ होते थे तो तार आने का मतलब फुसफुसाहट होती थी, इस घर में तार क्यों आया है। तार का मतलब मरा हुआ व्यक्ति का ही तार माना जाता था। क्यों? फास्ट स्पीड से वही सूचना मानते थे। प्रमोशन आ जाता था तो उसको नहीं मानते थे और वो चिंता करते थे कि तार क्यों आया इसी की। लेकिन आज हम इंटरनेट का सुविधा हो गई है, हमारे पास एसटीडी की सीधा हो गई है, आज हम कम पैसे के अंदर इंटरनेट लेवल पर कहीं भी बात कर सकते हैं। तो बड़ी तेजी से हमारे पास संचार के साधनों का विकास भी हुआ है। आज हम बैठे बैठे कितनी तेज गति से हम रिसर्च कर सकते हैं, आप किसी विश्व के किसी भी कोने का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और खेती के यंत्र हैं, हम देखते हैं उनके बारे में, सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग हम जो है देखते हैं कि आज हर गांव के अंदर बिजली से कनेक्ट हो गया हरियाणा। और इसी कारण से हम अच्छे अच्छे खेती के साधन है, फसलों की कटाई है, कढ़ाई है, बिजाई है, जो भी करते हैं तो हम अच्छे अच्छे यंत्रों से कर लेते हैं और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के कारण से हमारी प्रोडक्शन है जो खेती का, जहां पहले हैंड टू माउथ होता था, आज हमारी इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि आज हम पैदावार लेते हैं, अपने आप उसमें बचाते भी हैं और पैसा भी मिलता है खेती का। खेती के साथ साथ जहां पहले एक फसल होती थी, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो आता था, बस मानसून आ गया समय पे तो बहुत बढ़िया है। आज ऐसी नहीं है, आज हम और कुछ नहीं, नहर नहीं है तो भूमिगत जल से ही पानी ले लेते हैं। और इस प्रकार से हमारा सिंचाई के लिए काफी हमारे पास जो है इरिगेशन फैसिलिटीज हुई। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी तो हुई है, लेकिन पानी जो है जहां पहले कुएं से निकाल लेते थे, आज हम इतना गहरा चला गया, 1000-1000 फीट पानी दक्षिणी हरियाणा के अंदर चला गया है। तो ये बड़ी चिंता का विषय, अगर नहरें इस क्षेत्र में नहीं आई तो बड़ा चिंता का विषय हो जाए, क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा खतरा यही पैदा हो जाएगा अगर नहर नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। 1966 के अंदर हम देखते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत कम होते थे, किसी को ये नहीं पता सिर में दर्द होगा तो टेबलेट कहां से लें, कोई बड़ा डॉक्टर आ गया दूर से तो ही आपको दे देता है, एक टेबलेट दिया भाई ये सिर का दर्द हो गया, पेट का दर्द हो गया, अन्य बीमारी हो गई। और दूर दूर तक कोई एक बढ़िया डॉक्टर नहीं था, एमबीबीएस डॉक्टर तो उसको बहुत बड़ा मानते थे और यहाँ तक कि कंपाउंडर से ही काम चला लेते, वो उसकी टेबलेट दे देता था और लाइन लगी रहती थी टेबलेट की। आज हम देखते हैं बढ़िया बढ़िया कोई भी बीमारी है, पहले हमारा टीबी एक भयंकर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, इसी के अलावा चेचक है जहां, ये ऐसे थे लाइलाज थे, महामारियां थी, लेकिन आज इस पर पूरा कंट्रोल कर लिया। यहां तक कि अभी ठीक 100 साल पहले यहाँ पर हमारे पास चेचा हैजक से लोग महामारी कारण से मरे थे और अभी देखते हैं
2020 के अंदर 100 साल के बाद में महामारी आई थी कोरोना की। इसके कारण से अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण से डेवलपमेंट नहीं होता तो हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा तेजी से मरते। इसी कारण से साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, यहां तक कि अन्य घातक बीमारियां उसका कंट्रोल कर लिया जाता है। हमारे पास आज पैरों में दर्द होता है या आंखें नहीं दिखाई देती हैं तो आज उसका इलाज है, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खुल गए हैं। आज यहाँ हमारा जो नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, घुटनों में अगर दर्द होता है तो घुटने भी बदल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि पैर हैं, हाथ हैं, जो भी उनका रिप्लेसमेंट कर, हार्ट है उसका रिप्लेसमेंट। पहले लोग मर जाते थे, कोई इलाज नहीं होता था। इस प्रकार से हम देखते हैं निश्चित रूप से हमारे हरियाणा के अंदर सारी चीजों का विकास हुआ है, शिक्षा का स्तर का भी हुआ है, तकनीकी भी हुआ है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारे संस्कारों में गिरावट आई है। निश्चित रूप से हम एक तरफ तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का वेस्टर्न कल्चर से जो हमारी टेक्नोलॉजी आई, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लगे तो उसमें रोजगार भी मिला, बड़े बड़े मैनेजर बनने लगे हमारे इंडिया के और विदेशों में जाते हैं, लेकिन उनका जो आइसोलेशन है, एकदम माँ बाप के प्रति अलगाव हो गया है। मान लीजिए यहाँ के जो बच्चे हैं अमेरिका चले गए, ब्रिटेन में चले गए नौकरी करने के लिए, उसके बाद माँ बाप का क्या रिलेशन रह गया? कोई संवेदना नहीं है, कोई पैसा हम पैसे भेज देंगे वृद्धाश्रम में चले जाइए, क्या शिक्षा है? कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ हमारा जो सामाजिक आदर्श है वो खत्म हो गए। पहले शादी करते थे तो पेरेंट्स कोई चिंता नहीं रहती, एक बार शादी कर दी तो आखिर तक अपने बच्चों को पालते थे, अपना घर बसाते थे। लेकिन आज क्या है, डाइवर्स होने लगे, एकदम शादी करनी 6 महीने के अंदर डाइवर्स हो जाते हैं और 5-6 साल तो पकड़ते ही नहीं है। ज्यादातर डाइवर्स का प्रचलन चला है। इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न कल्चर आ गए। हमने धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर में जो डाइवर्स सिस्टम सीखते थे कि 99% ब्रिटेन के अंदर डाइवर्स होते थे, आज भी होते हैं, वो कल्चर हम पकड़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं लड़कियां हैं वो घरों से भाग जाती हैं, पेरेंट्स का परवाह नहीं करती। 18 साल होते ही कानून बना दिया, 18 साल में बच्चे अपना डिसीजन लेती, ये अच्छी बात है। तो 18 साल तो, लेकिन पेरेंट्स का पैसा भी खर्च कर दिया और डिसीजन अपने आप ले लिया, लड़का चाहे विदेश का हो उसके साथ भागी। ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं, ये बढ़िया तरीका नहीं है। बड़े संस्कारों का, वृद्धों का अपमान करना। और इसके साथ साथ पहले आदर्श होते थे आपस के अंदर कि भाई जब लड़की की शादी कर दी है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो लड़की अपने भाइयों के नाम कर देगी और अगले अगले करने एक सिस्टम बना हुआ था। आज क्या है, प्रॉपर्टी इतना स्वार्थ हो गया है, बहनें हैं अपना सारा काम करवा लेती हैं, शादी वगैरह सारा खर्चा करवा लेती है, पढ़ाई लिखाई खर्चा लेते हैं, और उसके बाद में जब अधिकार की बात आती है तो अगला अधिकार है, अगले के पास प्रॉपर्टी, वो तो ठीक है, लेकिन पिछले वाले पेरेंट्स जो है उसके पास जमीन है, उनका हिस्सा बंटवा लेते हैं और उसके कारण से उसमें कुछ भी। तो ये धीरे धीरे ये गिरावट आ रही है। कानून तो ठीक है, कानून है उसका अधिकार, लेकिन इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे ये गिरावट आती जा रही है। और इसी प्रकार से शादी से पहले ही रिलेशनशिप हो गया, ये हमारा जो है ये बड़ी गलत बात हो रही है। ऐसा कानून बना दिया, वेस्टर्न कल्चर में था भी, अगर मकान नहीं तो उसी में लड़की भी रहेगी, उसमें लड़का रिलेशनशिप बना दिया। ये कानून है क्या? जहां लड़के और लड़के अनजान लड़के हैं तो क्या रिलेशनशिप, ये कानून बना दिया, रह सकते हैं। और उसके बाद में जब आपस के अंदर बिगड़ती है तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, एक दूसरे को मर्डर करते हैं। ये रोज हम देखते हैं, एक ही बात नहीं है। और तलाक तो हो ही रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को मर्डर करवाना चाहते हैं और वेस्टर्न कल्चर का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये मैं यहाँ का 2-3 एग्जाम्पल रोज आप देखेंगे कितना भयंकर खतरनाक हो रहा है हमारे संस्कार के बारे में। यहाँ देखिए, ये देखिए रोज हत्याएं होती हैं और रोज हम टीवी पे देखते हैं, अखबार देखिए। पहले लूट का दावा कर रही थी सोनम ने कहा कि लूट के कारण से मेरा हस्बैंड मर गया, किसी ने कोई ने मार दिया। लेकिन बाद में पता चला, सबूत देखकर चीख चीख कर, अरे ऊपर से कैमरे लग रहे हैं, भगवान तो देख रहा है। तो इस प्रकार से बाद में पता चला कि इन्होंने मर्डर खुद कराया। ये तो अभी ताजा की बात है, ये 12 जून की बात है। और अब चीख, और उसके बाद में उसका भाई है वो उसके सास के पास जा रहा है कि हमें माफी कर दो, इनसे गलती होगी। तो इन लड़कियों को कौन समझाए? इतना अपने ही पति का मर्डर कर देना। यानी नॉलेज हो गई, नौकरी मिल गई, एक तरह से बराबर जो है पति और पत्नी का तो अपना अपना सीधा सीधा सीधा, पति है तो पति है, पत्नी है तो पत्नी है। लेकिन पत्नी भी पति ही है, वो मानती है मैं पति, दोनों ही पति हैं। अब वो कहने की बात नहीं है, वो पैसा कमाती समझती मैं भी पति से ज्यादा हूं। वो कहते अकड़ में पति और पत्नी का रिश्ता है तो वैसा ही निभाना चाहिए। और उसके अनुसार अगर हम सोचेंगे उल्टा तो फिर आपस में द्वेष भावना होगी। और जेंट्स को अगर आप दबाएंगे तो निश्चित रूप से आपस में पति है तो पति रहेगा और पत्नी है तो पत्नी रहेगी। इसमें कोई सोच नहीं। अब ये हालात देखिए, एक एग्जांपल आप ये देखिए, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जांपल नहीं है, यहां देखेंगे
क्रूर पिता मानसिक रूप से बीमार बेटी के मुंह में बिस्कुट ठूस डाला, गोड़, यानी कि मैं एक को दोष नहीं दे रहा हूं, चाहे वो बाप हो अगर क्रूर हो गया अपनी बेटी के प्रति, जो अपंग है तो उसको मार दिया, तो ये गलत है। दूसरी बात, बहू को बचा रही सास, यानी कि सास बहू को बचा रही थी, झगड़ा हो रहा था, पुरानी सास थी, उनके इच्छा थी भाई बहू, उसके बाद में बेटे ने ईंट से मार डाला उसको, अपने मां को मार डाला, क्या संस्कार है, तो बहुत बुरा गिरावट। दूसरा है बेरहमी के साथ लिव इन पार्टनर में महिला का गला रेत करते हैं, आपस में एक कमरे में रह रही, बिना कानून के रह रही है, और उसके बाद में कानून ऐसा बना दिया वेस्टर्न कल्चर का पे रह सकते हैं, और उसके बाद में एक दूसरे गला, जब लड़के की हिम्मत होती है तो लड़की का गला दबा देता है, लड़की की हिम्मत अपने प्रेमी के साथ उसको अपने पति को मरवा देते हैं, तो ये बहुत बुरा होता जा रहा है, ये रोज हम देखते। इसी कारण हम देखते कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म, तृणमूल नेता समेत 3 पकड़े गए। अब ये सारे क्या है, हमारा संस्कारों में बड़ी जबरदस्त गिरावट आती जा रही है इंडिया लेवल पर। तो हरियाणा के अंदर भी हम देखते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है, रोज देखते हैं बढ़िया माँ बाप शादी करता है, लेकिन उसका और बाकी चीजें ठीक है, लेकिन संस्कार को डेवलप करना ही पड़ेगा, और संस्कार को डेवलपमेंट करने का कोई उपाय नहीं है, चाहे आप बड़े कॉलेज में भेज दीजिए, चाहे स्कूलों में भेज दीजिए, लेकिन घर ही ऐसा है जो संस्कारों को डेवलप कर सकता है। आप इसमें देखिए कि जब तक हम बच्चे का छोटा जो प्राइमरी स्कूल लेवल पे है, जब घर में है, वो बार बार आ रहा है, तो आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़ों के बारे में, आदर्शों के बारे में बताइए उनको, जो है बड़े छोटे के बारे में बताइए उनको, सही और गलत के बारे में बताइए उनको, भविष्य के बारे में बताइए, तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। अगर आपने सीधा 2.5 साल के बाद में बच्चे को भेज दिया स्कूल में, और धीरे धीरे 2.5 साल के बाद में +2 करके BA करके एमए नौकरी लग गया, तो उनको संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार नहीं देंगे तो उनके अंदर इतना नॉलेज नहीं होती, तो एक्सपीरियंस जो पुराने जो पेरेंट्स होते हैं उनमें एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, क्यों, और नए बच्चे उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। और देखा दो बातें हुई, लड़की ने बात कर लिया, भाई इसको कह दिया, भाई बहुत मेरा बढ़िया सैलरी मिल रही है, उसके साथ ही चली जाती है। अरे चली जाती, उसके बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, तो पछताते तो उसके बाद 2 ही बातें, या तो मरे या रहे, और रह नहीं सकते, लास्ट में डाइवर्स हो जाता है। इस प्रकार से संस्कार हमारे घर से डेवलप होने चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को संस्कार वाले बनाइए, और अगर बच्चे संस्कार में होंगे तो घर में अच्छी तरह से रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना खुद भी रहेंगे। अन्यथा सारा ही हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मान करके संस्कार मानेंगे तो अपने आप को आइसोलेटेड मानेंगे, और इस प्रकार से पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेजने लग जाते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। पुनः हमारा भारत का जो संस्कार है, दुबई हमारा हरियाणा का जो संस्कार है, आपस में जो गेस्ट आते थे, अनजान होते थे, राही के अंदर आ जाते थे, फिर भी हम 2 पैर के अंदर या कभी भी शाम आते थे, वो खुद कहते थे भी हम रुकेंगे, यहाँ पर रुकिए आराम से, उनका खाना पीना बढ़िया प्रबंध कर दे, जैसे कोई गेस्ट हो। और इस प्रकार से दोबारा से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए।